बताना लास्ट टॉपिक लास्ट क्लास में क्रिटिकल वेलोसिटी हुआ था। क्रिटिकल वेलोसिटी। चलो क्रिटिकल वेलोसिटी बता दिए थे सब, हर एक पॉइंट पे बता दिए थे इस पॉइंट पे कितना क्रिटिकल वेलोसिटी होना चाहिए। हाँ सर। देखना हाँ एक सर। प्रॉब्लम लिखो एक क्वेश्चन। इफ इनिशियल वेलोसिटी of bob if initial velocity of bob of a simple pendulum initial velocity of bob of a simple pendulum sorry of a simple pendulum is root under 2gl of a simple pendulum is root over 2gl then find angle made by string then find angle made by string with vertical angle made by string with vertical angle made by string with vertical when tension in the string when tension in the string is equal to when tension in the string is equal to weight of the is equal to weight of the bob is equal to weight of the bob लिख लिया सबने is equal to weight of the bob करो सर cos इनवर्स 1/3। हाँ बोलो फिर से cos इनवर्स 1/3। 1/3 बाकी लोगों का देखते हैं सर cos इनवर्स 1/2। तो तुम्हारा 1/2 आ गया चलो एक और cos सर इनवर्स 60 आ रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री और किसी कुछ बोलो और किसी कुछ आया या आगे बढ़े सॉल्व करें इसको टेंशन का फॉर्मूला याद है सबको हाँ सर। 6 डिग्री। क्या होता है फॉर्मूला 60 डिग्री आ रहा है टेंशन होता है m/l आगे बोलो u स्क्वायर प्लस होता है या माइनस प्लस होता है mg cos थीटा। प्लस mg cos थीटा होता है mg वाला टर्म नहीं मैंने ब्रेक करके टेंशन का अलग से एक फॉर्मूला लिखवाया था माइनस g इंटू एल 2 माइनस 3 cos थीटा ऐसा एक फॉर्मूला लिखवाया था टेंशन के लिए हाँ सर। हाँ सर। ये फाइनल फॉर्मूला है जो p टेंशन किसी भी पॉइंट पे निकाल सकता है अगर तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी पता हो और जिस थीटा पे तुमको निकालना है या यहाँ दूसरे तरीके से दिया है यहाँ टेंशन दे दिया है तुमसे थीटा पूछ रहा है ठीक है ना
तो देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि टेंशन बॉब का जो वेट है उसके बराबर हो जा रहा है, और बॉब का वेट अगर मास एम ले रहे हो, बॉब का मास एम ले रहा हो, तो वेट कितना हो जाएगा mg, टेंशन कितना हो जाएगा तुम्हारा mg के बराबर एम बाई एल। अब इधर देखो u का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड इनिशियल वेलोसिटी तुमको बता के दिया है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है √2gl, रूट ओवर उसका ऑफ टू स्क्वायर जी एल। करोगे सर आपका सर वॉइस कट कट के आ रहा है सर। हाँ सर, मेरा voice वीडियो cut- भी सब थोड़ा दिक्कत है। पहुंच हो रहा है, एक मिनट रुको इंटरनेट से। हेलो, सुन पा यस रहे सर। हो? हाँ सर। हाँ, तो क्या बोल रहे, इनिशियल स्पीड दिया हो तुमको 2gl, स्क्वायर करोगे √2gl दिया, स्क्वायर करोगे 2gl हो जाएगा माइनस gl, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2gl आएगा और अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस 3gl cos थीटा, कितना बचेगा? अब ज्यादा कुछ करना है नहीं, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, इधर 2 और 2 ये इसको खत्म कर देगा, इधर बचेगा g इक्वल्स टू, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3g, l कैंसिल आउट हो गया, cos g से g चला जाएगा, तो यहाँ cos थीटा जो होगा इट विल बी 1/3, या फिर थीटा जो होगा इट विल बी cos इनवर्स ऑफ 1/, ठीक है। अब जिसका 2 आ रहा था नीचे, वो चेक कर लेगा कि वो क्या गलती कर रहा है। किसी कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं नहीं सर। सर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दे। हाँ सर। यस सर। एक और सवाल करेंगे। देखना, a ball is released from height h, ball is released from height h as shown in figure, ball is released from height h as shown in figure, which of the following condition, which of the following condition, which of the following condition which of the following condition holds good, which of the following condition holds good, holds good for the particle, holds good for the particle to complete, holds good for the particle to complete the circular path, holds good to complete, holds good for the particle to complete the circular path, ऐसा एक ट्रैक दिया हुआ है जो इस एंड पे ऐसा सर्कुलर है, ये हाइट है h, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ये जो सर्कुलर पाथ है प्लान है इसका रेडियस दिया हुआ r, तो अगर पार्टिकल को पूरा सर्कल कंप्लीट करना है तो तुमसे पूछ रहा है कि जो कंडीशन यहाँ पे दे रहा हूं मैं, 4 कंडीशन, इनमें से कौन सा ट्रू। 4 ऑप्शन है तुम्हारे, h शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 3r/2, h शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 3r/4, h शुड बी ग्रेटर देन 5r/4 और h शुड बी ग्रेटर देन 5
R/2। सही क्या होगा? दी ऑप्शन। बाकी लोग भी करेंगे। बाकी लोग नहीं सोच पा रहे हो? सर H is greater than equal 5R/2। 5R/2। चलो समझ गए। देखो अगर ये सर्कल को कंप्लीट करना है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी, 5R/2। अगर इस सर्किल को कंप्लीट करना है, समझ लो इस इक्वल circle 5R/2। को- जिसे नहीं हुआ एक बार देख लो। ये जो सर्कुलर ट्रैक है इस पे कंप्लीट सर्कल पे जाने के लिए क्या होना चाहिए? इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है इस बॉल की, वो कितनी होनी चाहिए? इट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन √5 5GR। रेडियस कितना है? R है, तो इसलिए 5GR। मतलब यहाँ की जो वेलोसिटी है v, दैट शुड मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर। इक्वल होगा तो भी कंप्लीट हो जाएगा और ग्रेटर होगा तो पक्का करेगा ही। यानी यहाँ की जो वेलोसिटी होनी चाहिए, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होनी चाहिए इस बॉल की, इस बॉटम पॉइंट पे ये कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू √5GR होनी चाहिए। ठीक है। अब इस हाइट एज से यहाँ से रिलीज कर रहे हो तो आते आते इसको यहाँ पे कितनी वेलोसिटी गेन करनी है? कितना वेलोसिटी गेन करना है? अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड, या तो तुम 1D मोशन अप्लाई कर लो या फिर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर लो। अगर यहाँ पे रेफरेंस ले ले रहे हो या अगर यहाँ पे रेफरेंस ले ले रहे हो तो इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगा दैट विल बी mgh। अगर किसी ने यहाँ पे रेफरेंस ले लिया तो इस पॉइंट की एनर्जी कितनी होगी? mgh। रिलीज कर रहे हो और इससे रिलीज करोगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0 होगा। अब जब इसको रिलीज करोगे, तुमने रेफरेंस यहाँ पे लिया तो यहाँ जब पहुंचेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इस पॉइंट पे पहुंचा तो पोटेंशियल हाफ एनर्जी mv कितनी हो गई? 0 हो गई। 0। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। ठीक है। लेकिन उसने वेलोसिटी गेन कर लिया एंड दैट वेलोसिटी, वहां पे वेलोसिटी कितना आएगा? जब काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो इट विल बी हाफ हाफ mv²। mv²। अब ये हाफ mv² मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच? mgh। हाफ mv² कितना होना चाहिए? mgh के बराबर होनी चाहिए। और यही से हमें पता चलता है एंड एंड h इज इक्वल टू, h को क्या लिख सकते हो? ये जो h होना चाहिए, h क्या होना चाहिए? h बराबर होता है √2g। सॉरी उल्टा लिख रहा हूं मैं। h क्या होना चाहिए? h इज हाफ v² के बराबर होना चाहिए। इन दोनों को इक्वेट करोगे, मास मास कैंसिल आउट हो जाएगा। h की वैल्यू कितनी होना चाहिए? कितना होना चाहिए? तो जब ये चीज यहाँ पुट करोगे एंड v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? v की वैल्यू होनी चाहिए v मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5GR। तो वैल्यू पुट करोगे सो h मस्ट बी ग्रेटर देन हाफ इक्वल टू इसका √5GR का स्क्वायर। और जब इसको स्क्वायर करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तुम्हें क्या मिलेगा? ये वाली वैल्यू मिलेगी। सॉरी इधर g भी होगा, g भी रख लो, इधर भी g होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये रिलेशन हमने कहाँ से निकाला? ये निकाला सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से। ये कहाँ से निकाला? सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से। फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या यूज किया हमने? एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पे जो एनर्जी है, इस पॉइंट पे जो एनर्जी है बराबर में चाहिए, क्योंकि यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। और चूंकि रेफरेंस यही पे ले रहे हो तो यहाँ पे टोटल का टोटल
पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। सो ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, जहां से हमें मिलेगा H इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर बाई जी, और V की जो वैल्यू है √5gr से बड़ा या उसके बराबर होती है, ताकि ये सर्कल कंप्लीट करे। दैट्स व्हाई H मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2g √5gr का होल स्क्वायर करोगे तो कौन सा ऑप्शन दिखेगा तुमको? ऑप्शन नंबर डी। इससे कोई दिक्कत है? और इस तरीके के सवाल आते हैं, नीट का ये फेवरेट टॉपिक है, इस तरीके का सवाल वो दे देता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी कम है, बहुत सारे लोग इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, सॉल्व करके आराम से टिक कर सकते हो आंसर। हटा दे। हाँ सर। एक और क्वेश्चन करेंगे इसी के बेसिस पे। लिखना, अ पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m slides down, a particle of mass m slides down from the vertex of a hemispherical, from the vertex of a hemispherical bowl as shown in figure. A particle of mass m slides down from the vertex of a hemispherical bowl as shown at what height from horizontal, at what height from horizontal, at what height from horizontal particle will leave, at what height from horizontal particle will leave, at what height from horizontal particle will leave the sphere, will leave the sphere. At what height from horizontal, at what height from horizontal will the particle leave the sphere? ब्रैकेट में लिख सकते हो टेक इनिशियल वेलोसिटी एज 0, टेक इनिशियल वेलोसिटी एज 0। डायग्राम दे दे रहा हूँ, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है जो ऐसा उल्टा करके रखा हुआ, वेलोसिटी कितना बोला आपने? 0, टेक इनिशियल वेलोसिटी एज, इसका जो रेडियस है वो r है। इनिशियली जो पार्टिकल था वो कहाँ रखा हुआ था? यहाँ पे रखा हुआ, और यहाँ से वो स्लाइड करना शुरू कर, ठीक है। ये पार्टिकल है, इसके ऊपर स्लाइड करेगा, और जब स्लाइड करेगा किसी एक पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब ये पार्टिकल इस बाउल को लीव करेगा। तो तुम्हें पता करना है कि इस बॉटम से कितना हाइट ऊपर बाउल ने, सॉरी पार्टिकल ने बाउल को लीव कर। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? हाँ सर। चलो ट्राई करो। सारे बच्चे कोलकाता पहुंच गया, ये अभी तैयारी में हो? जा रहे हो कि नहीं कोलकाता? हाँ सर। कोलकाता में हाँ सर। जा रहे हो? सर मेरा ऑनलाइन है। तुम्हारा ऑनलाइन ही रहेगा? हाँ सर। चलो
चलो अब जो नहीं जा सकता उसका कुछ ना। सर ऑफलाइन क्लासेस होगा क्या? ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला। मैसेज तो गया था ना ग्रुप में कि 15 से ऑफलाइन क्लासेस। हाँ सर। हाँ सर। बट सर ने अभी टाइमिंग नहीं बताया, सर कह रहे हैं। हाँ वो सब रूटीन भेजेंगे, थोड़ा उसमें मॉडिफाई करेंगे फिर उसको भेजेंगे। फिर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे सर जैसे आप भी कलकत्ता चले आए हैं? अभी नहीं गया, अभी तो घर पे ही निकलेंगे कुछ दिन में। क्वेश्चन समझ में आ रहा था, सॉल्व करें इसको। हम्म? देखो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ना उसको याद भी रख सकते हो, क्योंकि अगेन ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देता है, ठीक है, क्योंकि ये एडवांस में पूछ चुका है एक बार ये सवाल, तो इसके चांसेस है कि जेई मेंस और नीट में पूछ रही है, ठीक है ना। जो प्रॉब्लम एडवांस इसका रिजल्ट जो सिंपल होता है ना, वो कभी कभी डायरेक्टली नीट में पूछ देते हैं, कभी कभी जेई मेंस में पूछ देते हैं। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा तुम्हारे टेस्ट में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने क्लास में कराया हुआ है, तो फिर उतना ही टाइम लगाओगे तो बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो इसको उधर से इजीली सॉल्व कर सकते। अब देखो, जब तक ये इस पे रहेगा, इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। जब तक ये पार्टिकल इस पे रहेगा, इसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा, आया ना, क्योंकि ये जो यस कटोरा सर। है हाँ हेमिस्फेरिकल सर। बाउल है। हाँ सर। मान लो हमने देखा, हम चाहते हैं यहाँ से थीटा एंगल पे जाकर के, वर्टिकल से थीटा एंगल पे जाकर के हम एनालिसिस कर रहे हैं ये जो भी पार्टिकल इसके साथ क्या हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले देखोगे तो इधर क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, दैट एमजी। इज वेट फोर्स, एमजी नीचे की तरफ। इस डायरेक्शन में इधर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड लगेगा बाहर की तरफ, ठीक है। अब इन दोनों से जो नेट फोर्स आएगा, इन दोनों से जो नेट फोर्स आएगा उसका कुछ कंपोनेंट किधर लग रहा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा, एंड दैट फोर्स विल सेंट्रीपिटल गिव फोर्स। सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर सेंट्रीपिटल सेंटर की फोर्स। तरफ नेट फोर्स देखोगे, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर अगर कोई देखता है, टुवर्ड्स सेंटर कितना होगा, इसका एक कंपोनेंट है, अगर एमजी ये कॉस थीटा है तो थीटा इसकी वैल्यू, माइनस एन। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इस mg का एक जो कंपोनेंट है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज mg cos थीटा, mg cos थीटा, और ये बाहर की तरफ लग रहा है माइनस एन, ठीक है। पहले हम फोर्सेस रिजॉल्व करते हैं कि कौन से फोर्सेस सेंटर की तरफ लग रहा है, और जो जो फोर्सेस सेंटर की तरफ लग रहा होगा, जैसे ये फोर्स सेंटर के तरफ लग रहा है, दूसरा फोर्स सेंटर से अवे लग रहा है, तो नेट फोर्स अगर निकालोगे तो कितना होगा, mg cos थीटा माइनस एन। कभी कभी बच्चे क्या करते थे ना, उल्टा कर देते हैं, वो पहले ही मान लेते हैं कि इधर लग रहा है ऐसे, इधर मान लेते हैं पहले ही mv स्क्वायर बाई आर लग रहा है, ऐसे लिखते हैं कि सर सेंटर की तरफ तो mv स्क्वायर बाई आर लगता है, हमें मालूम है, तो सेंटर की तरफ ये लग रहा है, उसके बाद mg का कंपोनेंट ऐसे लिखेंगे, सर mg का एक cos थीटा का कंपोनेंट आ रहा है, mg cos थीटा, ये बराबर होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। ये गलत है, गलत क्यों है, क्योंकि ये जो फोर्स है ना, ये डिफरेंट फोर्स नहीं है, जो एग्जिस्टिंग फोर्सेस है उसी के बराबर हो जाता है, ये जो फोर्स सेंटर की तरफ हेलो,
आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। वही मैं बोल रहा हूँ कि पहले ही अपने मन से ये नहीं मानोगे कि सर ये फोर्स तो हमेशा लगता ही है, तो इसको सेंटर की तरफ लिख के पर ये बेबी जब लिखते हैं ना तो ये बच्चे गलती करते हैं, जिससे इक्वेशन पूरा गलत हो जाता है। ऐसे नहीं लिखेंगे, हम पहले एमवी स्क्वायर भूल जाएंगे, एमवी स्क्वायर लग नहीं रहा है, जो फोर्सेस एक्ट कर रही है उस बॉडी पे उसी का कुछ ना कुछ कंपोनेंट तुमको एमवी स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम देखो एफबीडी में कभी नहीं दिखा रहे हैं, एफबीडी में तुमको कहीं दिख रहा है मैंने एमवी स्क्वायर भी आर दिखाया है या एम ओमेगा स्क्वायर आर दिखाया? नहीं दिखाया। एफबीडी में यही दोनों फोर्सेस लग रही हैं, और जो फोर्स जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा अब उसको लिख देंगे हम क्या, तो एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर किसके होगा, एम जी कॉस थीटा माइनस एन के। समझ में आया? क्योंकि यही फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। समझ में आ रहा है? अब तुमसे कह रहा है कि कांटेक्ट छूट जाए, ठीक है ना, तुमसे क्या पूछ रहा है कि कांटेक्ट कब छोड़ेगा या कब लीव करेगा हेमिस्फेरिकल बाउल को जो पार्टिकल है। तो कांटेक्ट छोड़ने का, लीव करने का, पार्टिकल लीव करने का क्या मतलब हुआ, जिस पॉइंट पे लीव करेगा उस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। ये जब तक इस पे रहेगा, जब तक इस पाथ पे चलेगा कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगा। जैसे इस पाथ को लीव करेगा, जिस इंस्टेंट पे लीव करेगा वहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद वो स्फीयर का जो पाथ है, एक्चुअल पाथ, इस पर जो स्फेरिकल पाथ है, इसको छोड़ करके कोई अलग पाथ अचीव कर लेगा। उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे किस पॉइंट पे छोड़ रहा है। तो जिस पॉइंट पे छोड़ेगा उसी पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, और उसके आगे का पाथ जो होगा वो कुछ और हो जाएगा, क्योंकि अब इसके ऊपर नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो हाँ सर। इसी के नीचे लिखना, तो लिखो when particle will leave when particle will leave the contact when particle will leave the contact, normal reaction becomes 0. When particle will leave the contact, normal reaction becomes 0. नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया, if n is equal to 0, in that case mv स्क्वायर बाई आर, जिस इंस्टेंट पे छोड़ा mv स्क्वायर बाई आर अब किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के एम जी बराबर। कॉस। ठीक है, ये यही तक लगा सकते हैं, इसके आगे नहीं लगा सकते। इन 0 होगा उस इंस्टेंट पे पार्टिकल सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। तो ये एक तरीके से एक्सट्रीम कंडीशन है। एक्सट्रीम कंडीशन mv स्क्वायर बाई आर mg cos थीटा के बराबर होगा। अब यहाँ देखो, ना तो तुम्हें v पता है और ना ही किस थीटा पे छोड़ रहा है कांटेक्ट नहीं पता है तुमको। v भी अननोन है और थीटा भी अननोन है, दोनों तुमको अननोन है। क्योंकि कितना वेलोसिटी होगा इस पॉइंट पे वो भी तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि जब छोड़ रहा है तो कुछ ना कुछ इधर की तरफ वेलोसिटी होगी, तो वो भी तुम्हें नहीं पता है, साथ ही साथ थीटा भी नहीं पता है। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे दो अननोन है तुम्हारे पास, ना तो तुम्हें वेलोसिटी पता है ना तो तुम्हें थीटा पता है, दोनों में से कोई पता नहीं है। तो हमें एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, एक और इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा। अब वो जो इक्वेशन है वो कहाँ से आएगा, वो हम ला सकते हैं फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी एनर्जी कंजर्व करने के लिए अगेन तुमको क्या करना पड़ेगा, हाइट में चेंज हो रहा है तो किसी ना किसी पॉइंट पे रेफरेंस लेना पड़ेगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। और अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है तो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, दिस इज योर रेफरेंस। अब ये रेफरेंस मैंने क्यों लिया ना, क्योंकि सवाल में तुमसे पूछ कहां से रहा है, हाइट ग्राउंड, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना ऊपर पार्टिकल क्या लीव करेगा इसको, इसलिए मैं रेफरेंस कहां से ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ। तो अगर रेफरेंस यहाँ से ले रहा हूँ तो मान लो ये पोजीशन 1 है तुम्हारा एंड दिस इज योर पोजीशन 2, यहाँ पे क्या कर रहा है पार्टिकल, इसके बाद इसको रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। तो ये जो हाइट है इसकी वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, ये हाइट कितने के बराबर होगा, 8 8। आर के बराबर। मान लो यहाँ से देख रहे हो ये हाइट h है, जो तुमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यही चीज तुमको कैलकुलेट करना है कि नहीं, ये r है, पोजीशन 1 के लिए हाइट r, पोजीशन 2 के लिए हाइट जो है वो कितना है, h है, जो मैं h लेकर के चल रहा हूँ। अब यहाँ से इक्वेशन लिखोगे, समझो पहले यहाँ पे अगर टोटल एनर्जी लिखते हो
फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर पॉइंट 1 का एनर्जी लिखोगे तो कितना होगा बताओ? पॉइंट 1 पे जो MGR एनर्जी MGR क्या वेलोसिटी लेंगे? नहीं नहीं सर, काइनेटिक एनर्जी लेंगे नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि इनिशियली पार्टिकल को कहां से U release 0 करना है। rest से release करना है। ये हो जाएगा mgr बराबर किसके होगा? पॉइंट 2 पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बता दो। पॉइंट 2 पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी होगी? सर बोलो। MGR cos थीटा। MGR cos थीटा। एच के टर्म में पहले बता दो, फिर हम mgr के टर्म में आर के टर्म में लिखेंगे। एच के टर्म में पहले MGH बता दो व्हाट प्लस हाफ ऑफ mgh। ये तुम्हारा रेफरेंस है। रेफरेंस से कितना ऊपर पॉइंट 2 है? एच ऊपर को। यही एच कैलकुलेट भी करना है। कितना ऊपर है? एच ऊपर है। तो यहाँ से देखोगे तो तुम लिख सकते हो पॉइंट 2 का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इट विल बी mgh। लेकिन अभी इसके पास वेलोसिटी भी है। अभी इसके पास क्या है? प्लस खुद की हाफ वेलोसिटी mv प्लस स्क्वायर। हाफ ऑफ mv की स्क्वायर। वेलोसिटी है। क्या आएगा? हाफ mv स्क्वायर आएगा एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि यहाँ पर भी अगेन देखोगे तो कितने अननोन है, ना तो तुम्हें h पता है ना तो तुम्हें v पता है। h और v तुम्हें पता है नहीं पता है, ये दूसरा। अब एक टर्म जो तुम बार बार बोल रहे हो h की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ r? R cos थीटा। r cos थीटा। R cos थीटा। ट्राइंगल अगर यहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल बनेगा जिसमें ये तुम्हारा h है, दिस इज योर h, ये तुम्हारा थीटा है और दिस इज योर रेडियस। सो r cos थीटा किसके बराबर होगा? h के बराबर होगा। ठीक है, दिस इज योर r cos थीटा। अगर ये पूछता तुमसे, ये लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ अगर पूछता तो कितना होता? r sin थीटा। और sin थीटा। ये वाला लेंथ r sin थीटा, ये वाला हाइट कितना है? तो इसको लिखेंगे R cos h थीटा। इक्वल टू r cos थीटा। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशन के हेल्प से अब जो भी तुम्हें चाहिए h। किसी किसी सवाल में हमसे h पूछ देता है, h बात सॉरी यहाँ थीटा होगा। कभी कभी हमसे क्या पूछ देता है? h पूछ देता है। और कभी कभी हमसे थीटा भी पूछ देता है कि बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन पार्टिकल लीव्स द हेमिस्फेरिकल बाउल। तो थीटा भी पूछ सकता है, h भी पूछ सकता है। तो अगर तुम्हें थीटा पता चल गया तो h आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर तुमने h कैलकुलेट कर लिया तो थीटा भी आराम से बता सकते हो। समझ रहे हो? हाँ सर। सॉल्व करेंगे तो अगर फ्रॉम 1 2 देखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब जो जरूरी है वो मैं लिख रहा हूँ, इसको 1 एंड 2 देखोगे। अब एक काम करो, देखो इधर ध्यान से अगर देखोगे तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू, आर से मैंने क्या करा? डिवाइड करा। तो ये जो टर्म है mv स्क्वायर बाई आर, आर से इधर सब में लाकर मैं डिवाइड करो, m से भी डिवाइड कर सकते हो, या अभी इसके इक्वेट करने के लिए m को रखते हैं। देखो अगर डिवाइड करोगे इधर कितना बचेगा? ये वाला टर्म मैं इधर छोड़ रहा हूँ, इसको इधर ले जाऊंगा, ये बचेगा mg। आर से डिवाइड कर दिया तो ये वाला टर्म बचा mg, और इधर कितना बचेगा? माइनस mg h बाई आर बचेगा। बोलो इसमें मैंने क्या करा? 2 भी रख दो तो 2 से इधर मल्टीप्लाई होता है, 2 को इधर लेगा, इसको इधर लेगा, आर से डिवाइड कर दिया। इसको मैं ऐसे मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ, किसी कोई दिक्कत है? बोल लो जल्दी, हाँ या ना? नहीं सर। नहीं है ना? नहीं सर। समझ में आ रहा है कैसे मॉडिफाई कर सकते? अब इन दोनों इक्वेशन में देख लो, इन दोनों इक्वेशन में अगर देखोगे तो अगर ये mv स्क्वायर बाई आ रहा है और ये mv स्क्वायर आ रहा है, तो ये टर्म और ये टर्म बराबर होने चाहिए। ये दोनों टर्म क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो क्या लिख सकते हो? mg cos थीटा बराबर किसका होगा? 2mg माइनस 2mg। अब h बाई आर की जगह मैं क्या लिख दूं? cos थीटा लिख दूं। h बाई आर की जगह cos थीटा, h बाई आर कहां से? यहाँ से। h बाई आर की जगह cos थीटा लिख दो, कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। समझ में आ रहा है? नहीं है ना दिक्कत? तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से तुमको दिखेगा 2 इज इक्वल टू 3 cos थीटा। mg हर जगह से चला गया, इधर से इधर से इधर से, cos थीटा इधर आकर इसमें प्लस हो जाएगा, तो 2 cos थीटा प्लस 1 cos थीटा 3 cos थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? cos इनवर्स 2/3, ये थीटा है तुम्हारा। ये भी रिजल्ट याद रख सकते हो, या फिर जैसे ही तुमने यहाँ cos थीटा की वैल्यू निकालना
दैट इज 2/3. सो और क्या कर सकते हो, h इज इक्वल टू r. cos थीटा यहाँ से कितना आ रहा है, 2/3r. मतलब h इज इक्वल टू 2r/3. तुमसे मैंने हाइट पूछा था कि कितने हाइट पे हॉरिजॉन्टल से वो सरफेस को छोड़ेगा. तो ये तुम्हारा गिवन प्रॉब्लम के अनुसार कभी कभी वो थीटा पूछ देता है, तो थीटा विल बी cos इनवर्स ऑफ 2/3. आया समझ में, किसी कोई दिक्कत? देखो ये तीनों इक्वेशन लाना था और फिर इसको सॉल्व करना था. तीन इक्वेशन ला करके सॉल्व कर दोगे, हल्का सा मॉडिफाई करके तुम्हारा काम बन जाएगा. अब जरूरी नहीं कि तुम ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है ना. तुम्हारा काम क्या है, इसको फास्ट सॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना. हो गया, हटा दे इसको. किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो. नहीं सर. हटा दे. हाँ सर. हाँ सर. नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग विल बी स्किडिंग. स्किडिंग में डबल डी कर. स्किडिंग, स्किडिंग और ओवर टर्निंग का दो कंडीशन हमें पता करना था. तो ओवर टर्निंग हम देखेंगे जब हम रोटेशन पढ़ लेंगे तब. अभी हम किसका बात करेंगे, स्किडिंग का. देखो होता क्या है कि अगर तुम फ्लैट रोड पे चल रहे हो, ठीक है, अगर फ्लैट रोड पे चल रहे हो और जब टर्न लोगे, फ्लैट रोड ऐसा था, टर्न हुआ, तो जब भी टर्न करते हैं हमें क्या करना होता है, सर्कुलर पाथ पे चलना होता है. जब भी हम टर्निंग लेते हैं तो एक तरीके से कुछ देर के लिए पाथ क्या हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है कि नहीं. और सर्कुलर पाथ के लिए कभी भी सर्कुलर मोशन होगा तो उसके लिए क्या चाहिए, सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. और अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, तुम स्किड कर जाओगे. और जब स्किड करोगे तो कैसे स्किड करोगे, ऐसे बाहर की तरफ टिक जाओगे. समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ. जैसे तुमने ओवर टर्न ऐसे जा रहे हो, टर्न करने की कोशिश करा और जैसे ही सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन तुमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होता है तो बहुत बार गाड़ी किधर टिक जाता है, बाहर की तरफ टिक जाता है. क्यों, क्योंकि जैसे ही घूमोगे तो क्या होगा, घूम रहे हो, अगर ये फोर्स आ गया, इधर की तरफ फोर्स आ गया, सफिशिएंट फोर्स आ गया ताकि वो सर्कुलर मोशन में घुमा सके तुमको, तब सर्कुलर मोशन होगा प्रॉपरली. अगर नहीं होगा तो फिर गाड़ी किधर दिखेगी तुमको, इधर की दिखेगी. समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ. तो हाँ वही सर. कंडीशन हमें निकालना है कि अगर किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहे हो, सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हो, तो तुम कितना वेलोसिटी से चल सकते हो, मैक्सिमम किस वेलोसिटी से चल सकते हो ताकि स्किडिंग ना हो, तुम्हारा गाड़ी स्किड करके बाहर की तरफ ना फेंके. समझ में आ रहा है. तो लिखना, लिखना, व्हेन व्हेन अ व्हीकल when a vehicle is running on when a vehicle is running on a flat road when vehicle is running on a flat road running on a flat road running on a flat road on turnings, comma के बाद comma, on turnings on turnings on turnings friction provides friction provides on turning friction provides required centripetal force. Friction provides required centripetal force. Required centripetal force. Full stop. If 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 vehicle is moving, if vehicle is moving at a speed of if vehicle is moving at a speed of
vehicle is moving at a speed of v. Vehicle is moving at a speed of v and radius of circular path the radius of circular path capital R, comma The radius of circular path के बाद is R. The radius of circular path is R, comma friction coefficient between road and tires. Friction coefficient between road and tires या road and wheel लिख सकते हो. Friction coefficient between road and wheel is mu. Then to avoid skidding, mu mg या ऐसे लिख सकते हो. Then to avoid skidding, friction must be greater or equal to fc. Then to avoid skidding, friction, ये small f वाला जो ये friction है, it must be greater or equal to fc. इस fc का क्या मतलब है? Centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स. और फ्रिक्शन को हम क्या लिखते हैं? फ्रिक्शन होता है म्यू mg must be greater or equal to mv square by r. ठीक है. तो ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई कर रहा होगा स्किडिंग नहीं होगा. और जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगर ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू छोटी रह गई इस वैल्यू से, तो क्या करोगे? फिर तुम सर्कुलर पाथ पे नहीं रहोगे, फिर तुम टर्न जो होगा वो सक्सेसफुली नहीं कर पाओगे, गाड़ी स्किड करके रोड से बाहर चले. ये कंडीशन होनी चाहिए. अगर क्रिटिकल कंडीशन देखोगे, क्रिटिकल कंडीशन मतलब अगर इस कंडीशन से हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्रिटिकल कंडीशन है जब इक्वालिटी होल्ड करे. और इस इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी देखो, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, जो होगा इट विल बी रूट ओवर, कितना होगा? ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. इट विल बी म्यू जी आर. मतलब अगर किसी रोड पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के बराबर है और उसका टर्निंग रेडियस आर है, तो तुम ज्यादा से ज्यादा किस वेलोसिटी से जा सकते हो? रूट ओवर म्यू जी आर से जा सकते हो. कब? अगर रोड फ्लैट है तो. रोड अगर फ्लैट है तो फिर फ्रिक्शन को आना पड़ता है किसके लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए. तो यहाँ से तुमको क्या दिख रहा है कि v कितना होना चाहिए? रूट म्यू जी आर के बराबर होना चाहिए. रोड और व्हील के बीच का म्यू है जी आर. इससे ज्यादा वेलोसिटी से अगर टर्न करोगे तो क्या होगा? अगर तुम्हारी वेलोसिटी इससे ज्यादा है तो क्या होगा? स्किडिंग होगा. स्किडिंग होगा. क्योंकि अगर वेलोसिटी ज्यादा हो गया ना तो फिर यानी तुम कहाँ पहुंच गए? तुम पहुंच गए mv स्क्वायर बाई आर ग्रेटर देन म्यू mg से. और जब ये कंडीशन हो गया तो तुम फिर बाहर की तरफ चले जाओगे, क्योंकि फोर्स जो होगा वो बाहर की तरफ लगने लगेगा. इसलिए इसको बोलते हैं v मैक्सिमम. कभी कभी पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ व्हिच यू कैन टर्न अ सर्कुलर रोड व्हेन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.5. ऐसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ 0.5 एंड रेडियस इज 100 मीटर. अगर ऐसा कुछ दे दिया या रेडियस 10 मीटर दे दिया तो कैसे कैलकुलेट? फॉर्मूला याद रखोगे. किधर से आया, कहाँ से आया, वो मैंने इधर एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ सर. अब देखो नॉर्मल रोड है, जैसे गांव का रोड है या शहर में जो रोड है वहां पे टर्निंग होता है ना, तो इस तरीके के प्रोसेस से या इस तरीके की कंडीशन से काम चल जाता है. क्योंकि वेलोसिटी शहर में देखोगे या गांव में देखोगे तो बहुत कम होता है. उसके जल्दी क्या होता है? फ्रिक्शन सफिशिएंट होता है स्किडिंग को
रोकने के लिए। लेकिन अगर हाईवे है तुम्हारा, हाईवे पे जब गाड़ी चल रही है तो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो हाईवे पे अगर टर्निंग आएगा ना, तो अगर फ्लैट रोड रखोगे तो क्या होगा, स्किडिंग को बचा ही नहीं सकते हो, क्योंकि सडन ऐसे कोई टर्न रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इतना ज्यादा नहीं होता है ताकि वो प्रोवाइड करे सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वहां पे हम क्या करते हैं, रोड का बैंकिंग करते हैं। अगर कभी हाईवे पे बाइक चलाया होगा या कार चलाया होगा तो तुमने फील करा होगा कि जैसे टर्न आया ना, रोड जो है बाहर की तरफ ऐसे टिल्टेड है। रोड को कैसे बनाते हैं, जैसे टर्निंग ले रहे हो तो आउटसाइड जो टर्निंग का पॉइंट है, मतलब आउटर रेडियस जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, ठीक है, उसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। रोड को क्या करते हैं, ऐसे टिल्ट करके बनाते हैं। कहाँ पे, जिस पॉइंट पे टर्निंग होता है। जहां टर्निंग नहीं होगा वैसे फ्लैट होगा, जैसे ही टर्निंग आया ना तो ऐसे उठ जाएगा। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ सर। फील कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो कि बैंकिंग हाँ का सर। क्या मतलब हो रहा है, बैंकिंग का मतलब क्या हो रहा है। बैंकिंग का मतलब है कि हम एक थोड़ा सा स्लोप क्रिएट करते हैं, ऐसे स्लोप क्रिएट करते हैं ताकि क्या हो जाए, जो कंडीशन चाहिए सर्कुलर मोशन का, वो हमें नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर दे। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तुमको समझ में आएगा, तो उससे पहले तुम लिखोगे बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स, इसमें एक दो लाइन लिख लो। लिखना, सर बोलो। सर यहाँ पर भी तो सर फ्रिक्शन होगा। हाँ हाँ, फ्रिक्शन होगा, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं होता है यहाँ पे फ्रिक्शन जो कि स्किडिंग को रोक सके, ठीक है, क्योंकि स्पीड बहुत फास्ट रहता है, इसलिए हम कुछ और काम कर देते हैं ताकि जो काम पहले हम फ्रिक्शन से करवा रहे थे ना, अब वो नॉर्मल रिएक्शन से करवा दे। फ्रिक्शन होगा लेकिन दैट फ्रिक्शन विल नॉट एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ अब काम नहीं करेगा, क्योंकि अब हम एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस कर देंगे और उससे सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स ला लेंगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो लिखना, और सर देखो। सर कोई गाड़ी जितना ज्यादा वेट होगा कार का, उतना ही ज्यादा क्या नॉर्मल रिएक्शन होगा? नॉर्मल रिएक्शन हाँ, क्या नॉर्मल उसमें बढ़ेगा? नॉर्मल उसी पे डिपेंड करता है। नॉर्मल रिएक्शन अगर फ्लैट रोड पे चल रहे हो तो mg के बराबर होगा, और अगर फ्लैट रोड पे नहीं चल रहे हो, इंक्लाइन रोड पे चल रहे हो, तो मे बी कंपोनेंट आएगा, अभी वो देखेंगे। हाँ सर। अभी देखें, लिख लो, लिखना। टू अवॉइड टू अवॉइड टू अवॉइड overturning of vehicle to avoid overturning of vehicle to avoid overturning of vehicle moving with sufficient speed moving with sufficient speed moving with sufficient सर फिर से speed बोल दीजिए। to avoid overturning of vehicle to avoid overturning of vehicle avoid overturning of vehicle moving with sufficient speed मतलब बहुत हाई स्पीड से चल रहा है। मूविंग विथ हाई स्पीड भी लिख सकते हो, मूविंग विथ हाई स्पीड। road is given road is given road is given road is given a slope road is given a slope rising out road is given a slope rising outward road is given slope rising outward, full stop. Road is given a slope rising outward, full stop. This is known as banking. This is known as banking. This is known as banking, full stop. Due to banking, due to banking, one component of normal reaction. Due to banking, one component of normal reaction. Due to banking, one component of normal reaction
एक्ट्स, या एक्ट्स मतलब को प्रोवाइड्स, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड्स centripetal force, provides centripetal force for turning, centripetal force for turning, centripetal force for turning. हो गया? अब समझते हैं थोड़ा सा। मान लो ये रोड है, ऐसा टर्न हुआ, सर्कुलर टर्न। बताओ स्लोप जो राइज करेंगे इस साइड राइज करेंगे या इस साइड राइज करेंगे? इस साइड राइज करेंगे, एस डैश की तरफ या एस की तरफ? अगर तुम जा रहे हो ऐसे इस डैश इधर की तरफ। एस डैश की तरफ। इस डैश की तरफ। एस डैश की तरफ, ठीक है। आउटवर्ड जो होता है ये तुम्हारा सर्किल बनेगा ऐसे, ये रेडियस आर है। अब आउट वाला जो पोर्शन है ना, बाहर वाला जो पोर्शन, उसको राइज करके रखते हैं, ऐसा नहीं कि उल्टा कर देंगे, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। इसलिए मान लो ये जो रोड है, इसको अगर काट के देखोगे बीच से तो क्या होगा, तुमको जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा ना, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये एक साइड का जो रोड है, ये जो आउटवर्ड वाला रोड है, ये हाइट एच से ऐसे राइज करके बनाएंगे, ठीक है। मतलब इनवर्ड वाला जो पोर्शन है और आउटवर्ड वाला, वो रोड का कुछ चौड़ाई होगा। तो अगर चौड़ाई को ध्यान से देखोगे तो ये जो दूसरा एंड होगा वो एच हाइट से राइज करके रखा हुआ होगा, या फिर थीटा एंगल से टिल्टेड होगा, थीटा एंगल से इंक्लाइंड होगा। समझ में आ रही है बात? किसी कोई कंफ्यूजन हो रहा है इसमें? अगर ऐसा तो बाहर का जो रोड होगा, बाहर का जो साइड होगा, वो उठा होगा या एंगल थीटा से टिल्टेड होगा। अब इस पे अगर गाड़ी चलेगी तो ग्राउंड जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो किधर लगाएगा? इधर की तरफ। दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन। गाड़ी पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा? इधर की तरफ। और इस पे लग रहा होगा एक फोर्स mg, जो कि नीचे की तरफ लगेगा। ये दो फोर्स है, और कोई फोर्स? गाड़ी पे अगर फोर्स देखोगे, ये दोनों जो फोर्स, ये दो फोर्स लग रहे हैं तुम्हारे, नॉर्मल रिएक्शन टिल्टेड इधर की तरफ, mg नीचे की तरफ। अब यहाँ पे देखोगे नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये तुम्हारा थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो मैं इसको थीटा लिख सकता हूँ। एंगल एक बार फिर से चेक कर लो, ये थीटा है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ, दैट इज n cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एंड इट इज n sin थीटा। और ये जो n sin थीटा है ना, ये जो n sin थीटा, ये किधर की तरफ लगेगा? रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। n sin थीटा किधर की तरफ लगेगा? रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इधर इस पे गाड़ी चलेगा। ये जो n sin थीटा कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा ऐसे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, पास किधर से करेगा? सेंटर की तरफ। समझ में आ रही है बात? हाँ यस सर। हाँ सर। तो यहाँ से तुमको क्या लिखेगा? अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करोगे, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा इट विल बी n cos थीटा, जो बराबर किसके होगा? mg के बराबर होगा। n cos थीटा mg के बराबर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर बात करोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तुम्हारा n sin थीटा, बट दिस n sin थीटा इज प्रोवाइडिंग सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर यही सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसको हम लिख सकते हैं mg स्क्वायर बाई r, ठीक है। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखोगे इन दोनों इक्वेशन से तुम्हें पता चल जाएगा कि थीटा पे वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, जो भी तुम्हारा इंक्लिनेशन है उस पे क्या कर रहा है? वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है। किसी को कोई दिक्कत आ रहा है यार कि साइन थीटा को कैसे मैं mg स्क्वायर बाई r लिख रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है ना? और जनरल कंपोनेंट विल प्रोवाइड हाँ सफिशिएंट सर। सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द टर्निंग। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो? सो tan थीटा, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो यहाँ आएगा tan थीटा बराबर किसके होगा? m कैंसिल आउट हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर जी। tan थीटा, अगर तुमने थीटा 30 डिग्री रखा तो वेलोसिटी पूछेगा तुमसे कि बताओ कितना वेलोसिटी से हम टर्न कर सकते हैं, क्योंकि अगर रोड बना करके चले गए तो तुम्हारे पास क्या होगा? रोड बना करके चला गया, वेलोसिटी फिक्स हो जाएगी। अगर उस वेलोसिटी से ज्यादा तुमने चला दिया गाड़ी, अगेन स्किडिंग हो जाएगा, ओवर टर्निंग हो जाएगा।
तो हर जो भी रोड तुमको बनना है उसके लिए कुछ एंगल प्रोवाइड करके रखा होगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी होगी। क्लियर है? जब तक ये कंडीशन होल्ड करेगा तब तक तुम्हारा ओवरटर्निंग नहीं होगा। मतलब अगर तुमसे कोई वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है तो वी मैक्स विल बी, और वी मैक्स की जो वैल्यू होगी इट विल बी रूट ओवर ऑफ आर जी tan थीटा। अगर थीटा दिया हुआ है तो वी मैक्सिमम निकाल सकते हो, या फिर वी मैक्सिमम दिया हुआ है तो थीटा निकाल सकते हो कि कितने से हमें इंक्लाइन करना है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नहीं सर। समझ में नहीं आया? सर। हाँ सर। चलो सर यहाँ पर सर फ्रिक्शन का जरूरत नहीं है। नहीं, यहाँ पे फ्रिक्शन फ्रिक्शन जो है उसका जो काम था हमने वो पहले केस में समझ में लिया। यहाँ पे फ्रिक्शन जो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था ना, इसलिए हमने रोड को टिल्ड कर दिया ताकि अब फ्रिक्शन से हम काम ही ना लें, फ्रिक्शन का काम कोई और कर दे। फ्रिक्शन का काम यहाँ कौन कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन कर रहा है। अब देखो, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन की बात करोगे तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? यहाँ पे अगर फ्रिक्शन की बात करें, काइनेटिक पिछले फ्रिक्शन। वाले केस में नहीं, पहले पिछले वाले केस का थोड़ा बता लो। पिछले वाले केस में कौन किस फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। पिछले वाले केस लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब गाड़ी तो चल रही है ना, गाड़ी चल रही है, ठीक है। स्लाइडिंग अब देखो फ्रिक्शन। समझो, पहले फ्रिक्शन। समझो क्या हो रहा है। गाड़ी ऐसे चल रही थी, अगर गाड़ी स्ट्रेट पाथ पे चलेगी, ऐसे चलते चली जाएगी, तो व्हील और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कैसा लगेगा? गाड़ी ऐसे चल रहा है, व्हील ऐसे चल रहा है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। रोलिंग हो रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है? जब रोलिंग स्लाइड फ्रिक्शन। करता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो क्या रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। अभी जो जब स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तो कैसा चीज? रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। अब रोलिंग फ्रिक्शन अभी हमने ज्यादा उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करा है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का यहाँ सिचुएशन नहीं आ रहा। अब देखो, जैसे ही गाड़ी ओवरटर्न करेगा ना, स्लाइडिंग होगा। जब ऐसे घूमोगे, टर्निंग पे जाओगे, तो गाड़ी की टेंडेंसी होती है बाहर की तरफ ऐसे स्लाइड करना। वही स्लाइडिंग को हमें रोकना है। हमें क्या करना है? इस स्लाइडिंग को रोकना है हमें। तो स्लाइडिंग को रोकने के लिए क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन आएगा। जैसे इधर जाओगे ना, इधर जाओगे, इधर की तरफ गाड़ी स्लाइड करने की कोशिश करेगी, और जब स्लाइड करने की कोशिश करेगी तो इधर की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। इस तरह की मतलब टुवर्ड्स द सेंटर क्या लगने लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। वो जो फ्रिक्शन है वो किसको रोक रहा है? स्लाइडिंग को रोक रहा है, ठीक है। स्लाइड करने नहीं दे रहा है। मतलब एक तरीके से वो क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हो उसको, क्योंकि गाड़ी स्लाइड तो नहीं कर रहा है ना, स्लाइड करने की टेंडेंसी में है। जैसे ही टर्न पे हाँ जाते हो, सर। फ्लैट रोड पे तुम टर्न करते हो, तो क्या आ जाता है तुम्हारे पास? स्लाइड करने की टेंडेंसी आ जाती है। स्लाइडिंग नहीं होती है, स्लाइड करने की टेंडेंसी, ठीक है। अगर वो प्रीवियस वाला कंडीशन ओवरकम नहीं करोगे तब स्लाइडिंग हो जाएगा, और स्लाइडिंग हो गया फिर काइनेटिक। मतलब जो भी सिचुएशन हमने लिखा हुआ था, कौन सा सिचुएशन? जो फ्रिक्शन ग्रेटर और इक्वल टू फ्रिक्शन ग्रेटर और इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कब का सिचुएशन है? स्टैटिक फ्रिक्शन का कंडीशन है, क्योंकि अगर वो ओवरकम हो गया तो फिर गाड़ी स्लाइड करके बाहर की तरफ टिक जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए मैंने म्यू एम जी जो है, म्यू एम जी को क्या लिखा हुआ है? म्यू एम जी को एफ सी के बराबर लिखा हुआ है। एफ सी इज योर एम वी स्क्वायर बाई। समझ में आ रही है बात? अब समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हम स्लाइडिंग का कंडीशन खत्म ही कर दिए। क्यों? क्योंकि बैंकिंग कर दिया। बैंकिंग करोगे तो स्लाइडिंग का कंडीशन खत्म हो गया। गाड़ी जा रही है ऐसे, स्लाइड करने की टेंडेंसी खत्म। अब बाहर की तरफ स्लाइड नहीं करेगी क्योंकि हमने टिल्ट कर दिया, और टिल्ट करने के चलते नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा, ठीक है। समझ में आ गई? और हाँ किसी को सर। कोई हाँ दिक्कत सर। बता दी इसको? सर इसमें सर अगर वेलोसिटी वी मैक्स से कम हो तो कोई मैक्स से कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। मैक्स से कम पे चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वीमैक्स से ज्यादा जाओगे तब दिक्कत है। वीमैक्स से कम पे क्या ही दिक्कत होगा? कम स्पीड पे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर हाईवे पे हम कम स्पीड से चलाते हैं, जैसे शहर में चलाते हैं या गली में चलाते हैं, तो हमें रोड हाईवे पे भी बैंकिंग करने की जरूरत नहीं होती। तो लेकिन फिर उस हाईवे बनाने का मतलब क्या हुआ? हाईवे का मतलब ही है कि गाड़ी बहुत तेज चलेगी, ठीक है। और जब तेज चलेगी तो फिर
हमें बैंकिंग करना पड़ेगा। और कोई दिक्कत यहाँ तक? ये चैप्टर इसी के साथ तुम्हारा नहीं सर। समाप्त हुआ। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें स्टार्ट करेंगे रोटेशन। ठीक है, रोटेशन से स्टार्ट करेंगे अगला क्लास। मॉड्यूल कर रहे हो या छुट्टी में मजे कर रहे थे? नहीं सर, कर मॉड्यूल रहा खत्म था। हुआ? हाँ सर, कर रहा है सर। हाँ सर। वर्क और एनर्जी का मॉड्यूल खत्म हो गया? हाँ सर। किस हाँ किस सर, का थोड़ा खत्म सा नहीं हुआ? थोड़ा सा बचा हुआ है, जल्दी से सर उसको अभी खत्म कर सर लो। क्योंकि खत्म अब नहीं होगा सर, थोड़ा सा बाकी है। खत्म कर लो, क्योंकि अब सर्कुलर मोशन खत्म हो गया तो उसका मॉड्यूल स्टार्ट करोगे ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। जिनका नहीं वो जल्दी से 1-2 दिन में खत्म कर लेगा, क्योंकि उसके बाद फिर सर्कुलर मोशन का मॉड्यूल भी करना है। सर्कुलर मोशन का मॉड्यूल करना, फिर उसमें जो डाउट होगा वो ग्रुप में जैसे डालते हो डाल देना। ठीक है, और नहीं तो फिर अगर सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो सेंटर पे जो डाउट्स होते हैं, मतलब क्लास के बाद जब तुम्हारा पूरा क्लास खत्म हो जाएगा तो उसके बाद 2-3 घंटे का डाउट सेशन चलता है सारे फैकल्टीज का। वहां पे सीधे मॉड्यूल ला करके सवाल भी पूछ सकते हो। तो अभी तक जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। सेंटर पहुंचोगे तो वहां पे अपने फायदे है, डायरेक्टली इंटरेक्ट करके कोई भी डाउट पूछ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। हाँ थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर।